मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, आजकल के बच्चे भी जानते हैं। शायद पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार मुंशी प्रेमचंद को आप जरूर पढ़िए। उनके लिखने का ऐसा तरीका है जैसे कि जीवन का यथार्थ चित्रण हो रहा हो। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपए रखे उसे ले आओ, सहना आया उसे देता हूँ ताकि उसे पीछा छोड़ सके। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 ही रुपए हैं तो बचे घर में, अब वो भी सेना को दे दोगे तो घास फूस की कड़कड़ाती ठंड से कैसे कटेगी। सहना से कह दो अभी पैसे नहीं है, फसल काटने पर देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि मुन्नी की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू सड़ियल सेना को जानता था, वो पैसे लिए जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों को सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बलाकोर से तो पीछा छूटिए। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे दे ना पैसे, कम से कम ये पीछा तो छोड़ेगा, और कंबल के लिए तो मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से में से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास। ऐसा ही कोई तुम्हें खरात में कंबल तो देगा नहीं, न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना खेती करना छोड़ दो, क्या फ़ायदा खेती का जब फसल ही होती पूरी कमाई कर्जा चुकाने में चली जाए। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं एक पैसा नहीं दूंगी। मुन्नी को गुस्से से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं। उसकी बात सुनकर मुन्नी मन में पसीज गया और आवाज़ में थोड़ी नरम लाते हुए बोले, ऐसा ही कहे गाली देगा क्या, उसका राह चलता है। मुन्नी जानती थी हल्कू की बात में कड़वाई सच्चाई, इसलिए उठी और चुपचाप कमरे से रुपये लेकर आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ तुम ये खेती छोड़ दो, मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपये लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपये की अहमियत जानता था जिसे उसने पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सेना को रुपये थामते हुए हल्कू ने हाथ कांपने लगे, जैसे उसके सीने से अपना दिल निकालकर सेना के थैली पर रख रखा हो। वक्त बीतता गया और कुछ की कड़कड़ाती सर्द भरी रातें आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे और ठंड टिरुकने लग रहे थे। हल्कू ने अपने खेत के किनारे बांस व पत्तियों से बनाए मंचान के नीचे पुरानी चादर ओढ़ते कपाते हुए बैठा था, और साथ ही उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दियों के कारण बार बार कोंकों की आवाज़ निकाल रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों को आंखें से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों में सटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, पता था कि इतनी ठंड ज़्यादा है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया। घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में ठंड नहीं न लगती। अब पड़े रहो ठंड में यहाँ। अब जबरा शांत हो गया। शायद उसे पता चल गया कि मालिक कुकू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों से सटाए सोचने लगा, सब किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए मज़ा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज यह रात किसी तरह काट ले, कल तेरे लिए यहाँ पुलाव बिछा दूंगा, ज़्यादा ठंड न लगेगी। हल्कू वहीं ज़मीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंख मूंद कर सो लूँ, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू को उसकी रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड न जाने का नाम नहीं ले रही थी, तो हल्कू ने पास बैठे कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नज़रअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी और उसने भी आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी और वो एकदम सावधानी की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मंचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहाँ भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सटक कर बैठ गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नज़रअंदाज कर दिया। जबरे को जब गर्माहट मिल रही थी तो उसने भी आंखें मूंद ली थी। शायद ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई।
तो मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। मुझे ये सब में बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी कोई कहानी या कोई ये पढ़ता हूँ मैं। इन्होंने इतना सटीक लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ना आपको खुद रियलाइज़ होगा अरे क्या है, जैसे वास्तविक जीवन से गुजर रहे हो आप। जो उन्होंने लिखा है ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पास से जीवन ही ऐसे गुजर रहा है। ऐसे ही रात एक और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वह दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़े हुए घुटनों के सिर टिका हुए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वह बेबसी से बस सुबह का होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और ज़रूर इन पेड़ों की पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना उसे सूखे पत्ते लाकर ढेर देर तक आग सेक लो। हल्कू ने सोचा कि पत्तियां उठाने चला गया तो कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे, उसे ऐसा देखकर कोई भूत न समझ ले। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और सूखे पौधे को उखाड़ कर उसे मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चला। अपने मालिक को जाता देख जब झटक से खड़ा हो गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की आवाज़ और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी ठंड, बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और मंचान की ओर चल पड़ा। मंचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटों में पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाव में कभी अपने हाथ सेकता तो कभी अपने पाँव, तो कभी आग की ओर पीट करके बैठ जाता। जबरा भी आग के पास सर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देख कर कहने लगा, कहा था ना कि मैंने, अलाव जलते ही ठंड नहीं लगेगी, अब सेक ले जी भर आग। कुछ समय बाद वो आग की लपटें कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो बची कुछ चिंगारियाँ कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों से दिखाई देती है। हल्कू रात की थोड़ी सी गर्माहट में वह चादर और दुबक कर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई ठंड उसे और जकड़ने लगी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठ गया और खेत की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेत में घुस आया और उसकी फसल चल रहा हो। जानवरों की हलचल उनकी पूरी आवाज़ें हल्कू के कानों में पड़ रही थी। हल्कू आँखों मूंदे हुए सोचने लगा कि जबरे के होते हुए आखिर कोई जानवर खेत में कैसे घुस सकता है, ज़रूर मुझे कोई धोखा हो रहा होगा। हल्कू ने आँखें खोले बिना ही जबरे की आवाज़ लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर मुँह करके जोर जोर भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेत में चलने की आवाज़ तेज हो गई और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया खेत में जरूर जानवर घुस आए हैं। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठकर बैठ गया। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगानों से बेहद मुश्किल सा लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज़ दे रहा था। हल्कू की आवाज़ सुनकर जबरा और भी जोर से भौंकने लगा। खेतों में नीलगाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उसे वहाँ से चले जाने को कह रहा हो। इस बार हल्कू को पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा।
ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभो दी हो और उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। ये सब सर्दी के कारण हुआ था। गाय को दबाने के लिए हल्कू दौड़ता हुआ राख के डर के पास आया और लौट आया और पास पड़ी लकड़ी से उस कुत्ते को उसे कुरेदने लगा ताकि उसके शरीर को कुछ और गर्माहट मिल सके। जब खेतों के पास दौड़ता रहा और हल्कू उस राख के डर के पास सिकुड़ कर बैठा रहा जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। नील गांव के झुंड ने देखते ही देखते पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया और जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हाँफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी न पाया। यह तो मैं जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच में रात कैसे काटी। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ न बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और पूरी तरह रोंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी की चिंता जताते हुए से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में सोना तो नहीं पड़ेगा। कहानी से सीख, मजबूरी में इंसान को कई बार न चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी मुसीबत आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना चाहिए। मुसीबत कभी भी आ सकती है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब में कोई सा पैसे लगते हैं यार प्लीज़, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की आप कहानी एक बार पढ़ना ज़रूर, रिक्वेस्ट प्लीज़।